विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए संकलित किए गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है, घनत्व के आधार पर भूगर्भ को बाहरी, मध्यवर्ती तथा केंद्रीय परतों में किसने विभाजित किया? ऑप्शन ए जेफ्रे, ऑप्शन बी डेली, ऑप्शन सी स्वेज तथा आर्थर होम्स। तो घनत्व के आधार पर किसने बाहरी, मध्यवर्ती तथा केंद्रीय परतों में विभाजित किया पृथ्वी को? तो वो डेली हैं। डेली महोदय ने घनत्व के आधार पर भूगर्भ को 3 भागों में विभाजित किया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे वाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? वाइट ऑफ द अर्थ किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए क्रस्ट को, ऑप्शन बी मेंटल को, ऑप्शन सी कोर को, या फिर उपयुक्त सभी तीनों को ही। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मेंटिल। वाइट ऑफ द अर्थ मेंटिल को कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न, निम्नांकित में से किस विद्वान ने भूकंपी लहरों के आधार पर पृथ्वी को परतों में बांटा? तो पहले प्रश्न में हमने देखा था कि घनत्व के आधार पर, अब इस प्रश्न में है कि भूकंपी लहरों के आधार पर किसने पृथ्वी को परतों में बांटा? ऑप्शन ए जेफ्रे, ऑप्शन बी डेली, ऑप्शन सी वॉन्डर ग्रैंड, या ऑप्शन डी आर्थर होम्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जेफ्रे। जेफ्रे महोदय ने भूकंपी लहरों के आधार पर पृथ्वी को परतों में बांटा है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 4 स्थलाकृतियाँ दी हुई हैं, आपको इसको देखना है और फिर बताना है कि कौन बालुका स्तूप के रूप हैं। तो पहला नेबका, दूसरा लुनेटी, तीसरा द्रास, चौथा सीफ। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन बालुका स्तूप के रूप हैं। तो चारों ही बालुका स्तूप के रूप हैं। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1 2 3 4। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगर हम नेबका को देखें तो नेबका शुष्क प्रदेश के झाड़ियों के पीछे निर्मित बालुका स्तूप होता है। ये झाड़ियों के पीछे निर्मित होता है नेबका। लूनेट को देखें तो लूनेट मरुस्थलों में लघु गर्तों के पीछे निर्मित 9 चंद्राकार स्तूपों को लूनेट के नाम से जाना जाता है। प्रश्न, प्लीस्टोसीन युग में 4 हिमनदीय प्रावस्थाओं को पहचान की गई। निम्नलिखित में से कौन सा एक व सही कालानुक्रम है जिसमें ये प्रावस्थाएं इस युग से प्रारंभ से आई? तो हिमयुग, चारों हिमयुग दिया हुआ है, आपको इसको सीरीज में लगाना है। तो यूरोप से प्राप्त प्रमाणों के आधार पर प्लीस्टोसीन हिमयुग को 4 हिमकालों में विभाजित किया गया है, जिन्हें क्रमशः गुंज, मिर्डल, रीस एवं उर्म के नाम से जाना जाता है। तो पहला सीरीज में पहले पे आ जाएगा गुंज, दूसरा मिर्डल, तीसरा रिज, चौथा उर्म। तो आप समझ गए होंगे, इसका विकल्प बी सही हो जाएगा। विकल्प बी सही हो जाएगा, गुंज, मिर्डल, रिज, उर्म। उत्तरी अमेरिका में चारों हिमकालों को क्रमशः नेब्रास्कन, कैंसन, इलिनॉयन तथा विस्कॉन्सिन कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए, सामान्य दशाओं के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक नदीय क्रिया द्वारा उत्पन्न लक्षणों का सही क्रमिक विकास है? तो उद्गम से लेकर मुहाने तक नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ दी गई हैं। इन स्थलाकृतियों का क्रमिक रूप से वर्णन करना है, क्रमिक रूप से दर्शाना है इन्हें। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि पहले जलप्रपात बनता है, फिर नदी वेदिकाएँ, फिर विसर्परोधिकाएँ और गोखुर झील। इनमें से सबसे अंतिम में बनेगा, जो दिया हुआ है ऑप्शन, इनमें से गोखुर झील सबसे अंतिम में बनेगा। तो इस प्रकार इसका उत्तर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। इसका उत्तर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न, सान एंड्रिज भ्रंश निम्नलिखित में से कहाँ से होकर गुजरता है? तो ऑप्शन ए ब्यूफोर्ड सागर एवं रॉकी पर्वत, ऑप्शन बी सैन फ्रांसिस्को एवं कैलिफोर्निया की खाड़ी के उत्तर का प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी बेरिंग जलडमरू मध्य एवं अलास्का श्रेणी, ऑप्शन डी मैकेंजी पर्वत एवं पश्चिमी कॉल्डेरा।
तो सान एंड्रियस भ्रंश, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सैन फ्रांसिस्को एवं कैलिफोर्निया की खाड़ी के उत्तर का प्रशांत महासागर। अमेरिकी प्लेट एवं प्रशांत प्लेट के आपस में रगड़ खाने के कारण सान एंड्रियस भ्रंश का निर्माण होता है और यह कैलिफोर्निया में स्थित है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक में सेंट हेलेंस ज्वालामुखी पर्वत है? आपको बताना है कि किस श्रेणी में सेंट हेलेंस ज्वालामुखी पर्वत है। 4 श्रेणियां दी हुई हैं। ऑप्शन ए एलुसियन श्रेणी, ऑप्शन बी अलास्का श्रेणी, ऑप्शन सी कैस्केड श्रेणी या ऑप्शन डी मोहेव मरुस्थल। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। कैस्केड श्रेणी में सेंट हेलेंस ज्वालामुखी है। माउंट सेंट हेलेंस अमेरिका के वाशिंगटन प्रांत में स्थित है। 1980 ईस्वी में इस ज्वालामुखी पर्वत से भयानक विस्फोट हुआ था। इसके फलस्वरूप इसकी ऊंचाई 2950 मीटर से घटकर 2560 मीटर हो गई थी और ये कैस्केड श्रेणी में स्थित है। तो इस प्रकार इसका आंसर सी सही हो जाएगा कि सेंट हेलेंस ज्वालामुखी पर्वत कैस्केड श्रेणी में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न, 2 सूची दी हुई है, सूची 1 और सूची 2। एक तरफ सूची 1 में अपक्षय क्रिया है, दूसरी तरफ है उस अपक्षय क्रिया द्वारा प्रभावित प्रदेश दिया हुआ है और बताना है कि किस अपक्षय क्रिया के द्वारा यह प्रभावित होता है। तो देखते हैं। अधिकतम तुषार क्रिया परिहिमनदीय द्वारा परिहिमनदी एरिया में अधिकतम तुषार क्रिया होती है, तो इसको आप मिला देंगे चौथे से, परिहिमनदीय से। बी अधिकतम यांत्रिक अपक्षय शुष्क एरिया में होती है, तो आप इसको 3 से मिला देंगे, शुष्क से। और सी अधिकतम रासायनिक अपक्षय शुष्क, तो अधिकतम रासायनिक अपक्षय शुष्क आर्द्र उष्ण कटिबंध में होगी, तो आप इसको मिला देंगे दूसरे से पहले से आर्द्र उष्ण कटिबंधी। और डी कि मौसमी अधिकतम रासायनिक अपक्षय, तो मौसमी अधिकतम रासायनिक अपक्षय आर्द्र शुष्क उष्ण कटिबंध में होती है, सवाना में होती है, तो आप इसे दूसरे से मिला देंगे। इस प्रकार जब आप चारों ऑप्शंस को मिला लेंगे तो इसका विकल्प ए सही हो जाएगा। ए पहले का चौथा, बी का तीसरा, सी का 1 और डी का 2। तो इस प्रकार ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न, जब नदी सूक्ष्म अवसादों से अतिभारित हो और नदी जल समुद्र जल से हल्का हो, तब किस प्रकार के डेल्टा का निर्माण होता है? कि मतलब कि जब नदी में सैल्ट क्ले की मात्रा अधिक हो और नदी का जल समुद्र के जल से हल्का हो, तब किस प्रकार के डेल्टा का निर्माण होता है? ऑप्शन ए चापाकार डेल्टा, पक्षी पंजा डेल्टा या ऑप्शन सी रुगड़ी डेल्टा या ऑप्शन डी ज्वारनदमुखी डेल्टा। तो इसका उत्तर बी सही हो जाएगा, पक्षी पंजा डेल्टा। पक्षी पंजा डेल्टा को अंगुलियाकार डेल्टा भी कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल मिसिसिपी मिसौरी नदी का डेल्टा है। अगर हम इनके ऑप्शंस पे जाएं, चापाकार डेल्टा, तो चापाकार डेल्टा को धनुषाकार डेल्टा भी कहते हैं और इसका बेस्ट एग्जाम्पल गंगा नदी का डेल्टा है। और चापाकार डेल्टा हमेशा प्रगतिशील डेल्टा होता है, ये हमेशा आगे की तरफ बढ़ता है। और ऑप्शन सी रुगड़ी डेल्टा ऐसा डेल्टा होता है कि जिसका विकास रुक गया होता है, या प्रगतिशील डेल्टा नहीं होता है, इसका विकास रुक गया होता है। नदी अपना डेल्टा आगे नहीं बढ़ाती है, रुक जाता है डेल्टा बनना, और समुद्र का जल ऐसे डेल्टा का कटाव करके उसके मिट्टी को कटाव करके समुद्र में बहा ले जाती है। और ऑप्शन डी ज्वारनदमुखी डेल्टा को एस्चुरी भी कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर आप इंडिया में देखेंगे तो नर्मदा और ताप्ती का एस्चुरी है। और इसमें क्या होता है कि नदी का जल और सागर का जल आपस में एकदम से घुल मिल जाते हैं और नदी का जो नदभार रहता है वो समुद्र में बहुत आगे तक फेंक देती है, तो इससे एस्चुरी बन जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पक्षी पंजा डेल्टा। तो चलिए आगे के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न, सागरी खाई के आधार से लगभग 45 डिग्री कोण पर स्थल मंडल से दुर्बलता मंडल तक विस्तृत भूकंपीय क्षेत्र क्या कहलाता है? ऑप्शन ए एल्लीटोन परत, ऑप्शन बी बेनियॉफ जोन, बेनियॉफ क्षेत्र, ऑप्शन सी कोनार्ड असंतति या ऑप्शन डी अभिसरण क्षेत्र।
तो सागरी खाई के आधार से लगभग 45 डिग्री कोण पर स्थल मंडल से दुर्बलता मंडल तक विस्तृत भूकंप उत्पत्ति क्षेत्र बेनियोफ जोन कहलाता है। इसका पता सर्वप्रथम भूकंपवेत्ता ह्यूगो बेनियोफ द्वारा लगाया गया था और उन्हीं के नाम पे, ह्यूगो बेनियोफ के नाम पे इसका नाम बेनियोफ जोन पड़ा है। तो इस प्रकार इसका उत्तर बी सही हो जाएगा, बेनियोफ क्षेत्र। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न, इसमें दो सूची दी हुई है, सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में भू आकृतियाँ दी गई हैं और सूची 2 में प्रक्रम दिया गया है कि किसके द्वारा ये आकृतियाँ बनी हैं, उनको आपस में मिलान करना है। तो इसका ए है प्राकृतिक तटबंध। प्राकृतिक तटबंध नदी द्वारा बनता है, तो आप इसको नदी से मिला देंगे, इसको 3 से मिला देंगे। एस्कर हिम नदी या हिमजली, जो भी कहें, हिम नदी या हिमजली से बनता है, तो इसको चौथे से मिला देंगे। पोलजे कास्ट स्थलाकृति है, तो इसको दूसरे से मिला देंगे, कास्ट से। और बरखान वातोड़ है, ये वायु द्वारा निर्मित स्थलाकृति है, तो इसको बरखान को आप पहले से मिला देंगे। इस प्रकार इसका आंसर डी सही हो जाएगा। डी, ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 2 कथन दिए हुए हैं और इन दोनों को पढ़ना है और बताना है कि इसमें क्या सही हो सकता है। तो पहला, एक प्रतिवलन में अक्षीय तल झुका हुआ तथा दोनों भुजाएं समान दिशा में नमित होती है। तो प्रतिवलन में अक्षीय तल झुका हुआ होता है और दोनों भुजाएं समान दिशा में ही नमित होती है, तो इस प्रकार पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और दूसरा, श्यानवलन वह है जिसमें अक्षीय तल अनिवार्यतः क्षैतिज होता है। हाँ, तो ये भी बिल्कुल सही है, श्यानवलन में अक्षीय तल अनिवार्यतः क्षैतिज ही होता है। इस प्रकार इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोनों, 1 और 2 दोनों, तो इस प्रकार दोनों ही सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न, स्पिट किस कारण विकसित होता है? स्पिट एक स्थलाकृति है, आपको बताना है कि ये कैसे विकसित होता है। तो ऑप्शन ए, खाड़ियों के साथ साथ जलधाराओं की वृत्ताकार गति। ऑप्शन बी, तट के सहारे वेलांचली वाह की रचना। ऑप्शन सी, सूक्ष्म कणिक धूल का बड़े पैमाने पर निक्षेप। या ऑप्शन डी, तट के सहारे जलधाराओं की तिरछी गति। तो स्पिट का निर्माण तट के सहारे चलने वाली वेलांचली प्रवाह द्वारा होता है। स्पिट एक प्रकार की रोधिका है जिसका एक छोर शीर्ष स्थल से जुड़ा होता है तथा दूसरा महासागर की ओर निकला रहता है, खुला रहता है महासागर की तरफ। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बी, तट के सहारे वेलांचली वाह की रचना, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक अग्रवर्धी डेल्टा बनाती है? अग्रवर्धी डेल्टा मतलब प्रगतिशील डेल्टा, जो आगे की तरफ बढ़ती हुई डेल्टा रहे, जो आगे लगातार बन रही हो, डेल्टा बनता रहे, प्रगतिशील डेल्टा रहे, उसे अग्रवर्धी डेल्टा कहते हैं। तो इसमें दिया हुआ है 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए, मिसिसिपी, बी, नाइजर, सी, नील या फिर डी, टाइबर। तो इटली की टाइबर और साथ में स्पेन की इब्रो, ये सब नदियाँ अग्रवर्ती डेल्टा का निर्माण करती हैं। इस प्रकार के डेल्टा में नदी आगे की ओर समुद्र में डेल्टा बनाती जाती है एवं सागरी लहरों द्वारा नदी का जो नदी द्वारा लाए गए जो मलबे होते हैं वो दोनों तरफ सागरी लहरें उसको फैलाती रहती हैं। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, टाइबर एक प्रगतिशील डेल्टा बनाती है या अग्रवर्ती डेल्टा बनाती है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, टाइबर नदी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न, अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है जब अवसाद संपीड़ित एवं जुड़ते हैं, यह प्रक्रिया जानी जाती है। तो अवसादी चट्टानों का निर्माण कब होता है? कि जब अवसाद संपीड़ित होते हैं और जुड़ जाते हैं, संपीड़ित होकर जुड़ जाते हैं तो अवसाद का निर्माण हो जाता है। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं ये बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ऑप्शन ए, क्रिस्टलीकरण। ऑप्शन बी, अवसादीकरण या सेडिमेंटेशन। ऑप्शन सी, ठोसीकरण, सॉलिडिफिकेशन या ऑप्शन डी, शिलीभवन, लिथिफिकेशन। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, लिथिफिकेशन।
नवीन निक्षेपित अवसादों के संपीड़ित होने एवं जुड़ने के फलस्वरूप अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है और इस प्रक्रिया को सीलीभवन या लिथिफिकेशन कहते हैं। क्रिस्टलीकरण में क्रिस्टल बनते हैं जिसमें क्रिस्टल का विकास हो, क्रिस्टलीकरण होता है। अवसादीकरण सेडिमेंटेशन, बहुत से लोग इसे ही लगा देंगे कि अवसाद बन रहा है तो ये सेडिमेंटेशन हो सकता है, लेकिन नहीं, ये अवसादी चट्टानें बन रही है। अवसादी चट्टान, चट्टान मतलब लिथिफिकेशन हो रहा है। इसके आप इंग्लिश देखेंगे तो आपको इसका आंसर समझ में आ जाएगा कि लिथिफिकेशन हो रहा, चट्टानें बन रही हैं और वो अवसादी चट्टानें बन रही हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सीलीभवन या लिथिफिकेशन। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न, वलन जिसमें एक छोर समतल ढाल की ओर मध्यम ढंग से झुका रहता है जबकि दूसरा समकोण पर तीव्रता से झुका रहता है तथा ढाल लगभग ऊर्ध्वाधर होता है, वह जाना जाता है। ऑप्शन ए समनति आइसोक्लाइन आइसोक्लाइनल, बी एकनति मोनोक्लाइनल, सी श्यान रिकम्बेंडेंट या डी असममित एसिमेट्रिकल। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एकनति मोनोक्लाइनल। जब किसी वलन के एक भुजा का झुकाव साधारण तथा ढाल क्रमशः होता है एवं दूसरी भुजा का झुकाव समकोण बनाते हुए होता है तथा एकदम खड़ा होता है तो उसे एकनति या एक दिग्नति वलन कहते हैं। तो इस प्रकार इसका आंसर बी सही हो जाएगा, एकनति। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मैग्मा के ठोस होने पर दीवार की तरह निर्मित होता है तथा जो अवसादी सेल के संस्तर पर लगभग लंबवत होता है, तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए डाइक, ऑप्शन बी सिल, ऑप्शन सी लैपिली या ऑप्शन डी संकोराश्म। तो डाइक, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, डाइक। डाइक मध्यवर्ती अग्नि चट्टानों का एक रूप है। जब धरातल के नीचे लावा का जमाव अवसादी चट्टानों के संस्तर के लगभग लंबवत होता है तो इसे डाइक कहा जाता है, डाइक कहा जाता है। इसकी मोटाई कुछ सेंटीमीटर से सैकड़ों मीटर तथा लंबाई कुछ मीटर से लेकर कई किलोमीटर तक हो सकती है और ये लंबवत होता है, इसे डाइक कहते हैं। और जब यही लंबवत न होकर क्षैतिज होता है तो इसे सिल कहा जाता है। चलिए, तो इस प्रकार इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, डाइक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक कल्प डायनासोर के विलुप्त होने तथा फूलों वाली वनस्पतियों एवं सरीसृप के वृद्धि से अधिक संबंधित है? ऑप्शन ए जुरासिक, ऑप्शन बी ट्राइएसिक या ऑप्शन सी क्रिटेशियस या ऑप्शन डी पर्मियन। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्रिटेशियस। क्रिटेशियस काल डायनासोर के विलोपन एवं फूलों वाली वनस्पति तथा रेप्टाइल्स की अधिकता से संबंधित है। इस समय ऐसे पुष्पों का विकास हुआ जिसका संबंध कीड़ों मकोड़ों के आवास प्रवास से था। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्रिटेशियस। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? पठारों की उत्पत्ति होती है। पठारों के बारे में आपको इन चारों ऑप्शंस को देख के फिर बताना है कि पठारों की उत्पत्ति होती है। ऑप्शन ए अपर्दन चक्र की प्रौढ़ावस्था में, ऑप्शन बी अपर्दन चक्र की युवावस्था में, ऑप्शन सी अपर्दन चक्र की वृद्धावस्था में या ऑप्शन डी प्राचीन पर्वतों के पुनर्युवन में। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पठारों की उत्पत्ति प्राचीन पर्वतों के पुनर्युवन में होती है। अनाच्छादन के कारण प्राचीन पर्वतों की ऊंचाई कम हो जाती है। इसके पुनर्युवन के फलस्वरूप पठार का निर्माण होता है। इस प्रकार के पठारों का उदाहरण अपलेशियन पर्वत में पाए जाते हैं। चलिए फिर आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आगे की वीडियो में और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कशन करेंगे।